बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बातचीत करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक मसाइल हैं उनके बारे में बात करनी है। और मेरी यानी गुजारिश पर, ख्वाहिश पर, दरख्वास्त पर प्रोफेसर एजाज पराशर साहब ने टाइम दिया है और उस पर बात करना चाहेंगे। प्रोफेसर एजाज पराशर साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्राची साहब, चूँकि पाकिस्तान आपका एक एरिया ऑफ स्पेशलिज़्म है और आपने इस पर काफ़ी काम किया है। इकोनॉमिक्स एक लिहाज से आपका सब्जेक्ट भी है, आप पढ़ाते भी रहे हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स वगैरह। तो मुझे बताएँ कि पाकिस्तान की माशी जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है, अवाम तंग आ चुके हैं और आपके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो तो एक ही कहते हैं भई बस आपने घबराना नहीं। हर चीज़ में या तो वो नवाज़ शरीफ को रगड़ा देते हैं या किसी और को देते हैं। आपने हमेशा कहते हैं जी मैं ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी देखा पिछले दिनों आपने मईशत के ऊपर पूछा, तो अभी पिछले दिनों इमरान खान ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कुछ पैकेज वगैरह पेश किया है, मुआशी पैकेज गुर्बत और उसके लिए। तो अगर आप मैं वहाँ से शुरू करूँ, तो आप देखें तो इस प्रोग्राम में इस तकरीर के दौरान आपने नोट की हो, अगर आपने तकरीर देखी होगी उसकी, तो इमरान खान के अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद का फक़दान आपको नज़र आएगा। नुमायाँ तौर पे उनके लहजे की लर्ज़िश और उनके जुमलों में बेरब्तगी और उनका फ़ोकस ना होना और बिल्कुल शर्मिंदगी और शर्मसारी उसके चेहरे पे थी। वो कहता है ना कि कोई बंदा कितना भी बेशर्म हो, उसके चेहरे पे कुछ ना कुछ शर्म तो होता ही है। तो इंसान के अंदर शर्म और हया तो होती है। तो उसके तो इमरान आप के कहते हैं कि ऊपर इमरान खान के चेहरे पे अभी शर्म और याद थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि अ, पीटीआई वाले हम जो हैं उनको कहा जाता है कि ये शर्म से उनका दूर दूर का तलक नहीं है। बहरहाल आपका अपना व्यू है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एतमाद का फक़दान नज़र आया, एतमाद की इत्मीनान नहीं कमी है। आपको ठीक, नज़र ठीक। आती है। तो वैसे तो उन्होंने कलमा पढ़ के प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद फ़ौरन ही उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने जो पहला जुमला कहा, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से 3 साल में डेटाबेस बनाया है क्या और बनाया? उसके हिसाब से 3 साल में हमने डेटाबेस बनाया है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसके जिसके हिसाब से हम वो पैकेज तक़सीम करेंगे। अब और उन्होंने साथ ही बताया कि ये प्रोग्राम ये पैसा जो है 120 बिलियन ये एहसास प्रोग्राम के नीचे तक़सीम किया जाएगा। मतलब यानी डिस्काउंट दिया जाएगा एक हिसाब से। तो अब आप सोचें, अगर ये एहसास प्रोग्राम के नीचे है तो उसका डेटाबेस तो मौजूद था ऑलरेडी, क्योंकि एहसास प्रोग्राम तो कोई नया प्रोग्राम नहीं है। वो तो दरअसल बेनज़ीर भुट्टो का शहीद का प्रोग्राम था, जो 2008 से चला आ रहा था और 2008 से लेके 2011 तक 19 तक 11 साल तक वही डेटाबेस इस्तेमाल होता रहा। हत्ता कि जब 19 में इन्होंने चेंज किया, उसका नाम चेंज किया, एहसास प्रोग्राम रखा, तभी वही डेटाबेस यूज़ हो रहा था। तो ये उन्होंने झूठ बोला इमरान ने कि 3 साल तक हमने डेटाबेस बड़ी मुश्किलों से हमारी टीम ने बनाया। ये बहुत बड़ा झूठ था। तो प्राची झूठ साहब के बात पीछे ये अंदर की कहानी है। बात एक है, ये उनका पहला झूठ है कोई। दूसरी बात ये है कि डेटाबेस की बात कर रहे हैं। वही क्या अभी जी। बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट थी वो दे रही थी बेनज़ीर के नाम पर, क्या वो डेटाबेस के बगैर थी? इन्होंने कौन-सा मैं किया? तो कोई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने बनाई हाँ है? जी, हमेशा पुरानी मैं तख्तों वही पर बात कर हाँ जी, बात करें आप। वही पॉइंट मैं रेज़ कर रहा हूँ कि देखिए डेटाबेस तो ऑलरेडी मौजूद था और ये झूठ बोला। अब झूठ बोलने का मकसद ये होता है ना कि आप सोचें कि अगर ये इनका दावा है कि 3 साल में तैयार हुआ, तो यकीनन इसके लिए कोई टीम बनाई गई होगी, कोई फंड एलोकेट किया गया होगा और उसमें गबन और मतलब घपले हुए होंगे, जबकि डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद था। तो ये झूठ ना सिर्फ झूठ बोला, बल्कि एक बददयानती भी की। अव्वल तो बेनज़ीर भुट्टो के प्रोग्राम का नाम चेंज करके उन्होंने एहसास प्रोग्राम नाम रखा, ये भी बददयानती अपने नाम की तख्ती लगाने के लिए। और फिर झूठ बोला कि डेटाबेस नहीं था। अगर डेटाबेस नहीं था तो अभी कोरोना वायरस के दौरान जो तक़सीम हुई फंडिंग की, तो वो किस बेस पे हुई? क्या वो ऐसे ही अलेले-तलेले हुई? वो किस बुनियाद पे हुई? तो लेकिन वो उसमें इस घपले हुए ना, प्राची साहब आपको ये भी पता होगा कि उसमें घपले हुए हैं इसलिए वो हिसाब-किताब भी नहीं दे रहे हैं सही तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया उनका पहला झूठ। हुँ, फिर उन्होंने कहा कि जी माशी हालात हमें फौरन दूसरा झूठ दाग दिया हुँ। कि माशी हालात हमें बहुत बुरे मिले थे और पता नहीं ऐसी टर्मिनोलॉजी बोली जो यकीनन चूँकि मैं खुद माशियात को समझता हूँ, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके जो एक्सप्रेशंस थे, वो उनके अल्फाज़ का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको मतलब ही उनका नहीं था पता।
देखिए معاشی حالات کو کمپیئر کرنے کا جو کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جی ڈی پی ہوتا ہے، پر کیپٹا انکم ہوتا ہے یا اکنامک گروتھ ہوتا ہے، تو اس کا تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اس کیسے وقت وہ کہہ سکتا ہے؟ اس وقت جب یہ آئے تھے، جب نواز شریف گورنمنٹ گئی تھی 5.8 تھا، تو اب میں کیا؟ ہاں، تو میں اگر کمپیئر کروں کہ نواز شریف جب اس کو حکومت ملی تو اس وقت 5.8 کی گروتھ ریٹ تھا، جبکہ یہ 0 پر لے کر گیا، تو کیسے برے حالات ہوئے؟ زیرو پر نہیں لے تو گیا یہ جی، مائنس تھا، اس میں مائنس پر چلا گیا تھا، خالی زیرو نہیں تھا، زیرو کے نیچے اچھا، مائنس آتا 1 2 3 -4 اچھا، چلا گیا، ٹھیک۔ اچھا پھر اگر ہم جی ڈی پی کی طرف آئیں تو 314 تھا اور یہ 250 سے بھی نیچے لے گیا۔ پھر اگر ہم پر کیپٹا انکم کی طرف آئیں 314 کیا تھا؟ جو اکنامک حجم تھا 314 بلین تھا، یہ اب نیچے لے آیا۔ ہاں یہ جی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اس کو کہتے ہیں جی ڈی پی۔ اچھا پھر پر کیپٹا انکم اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پر کیپٹا انکم 1482 تھا 82، ٹھیک، اور جبکہ اس وقت ان کے وقت میں 1000 تک آ گیا پر کیپٹا انکم۔ تو یہ ورڈز میں لے کر گیا، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ہمیں جو معیشت ملی وہ بری تھی، اور گویا یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ جیسے ہم نے ابھی اچھی کری، اگر اچھی کری تو لوگوں کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے تیسری بات یہ کی کہ جی یو اے ای اور سعودیہ اور چائنا کا شکریہ ادا کیا کہ جی انہوں نے ہماری مدد کی، ورنہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے۔ تو یعنی اگر اس کو آپ انالائز کریں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ اس کے اپنے جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کی کنٹرڈکشن ہے۔ اس نے کہا کشکول لے کر نہیں جانا اور یہ نہیں، اور خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہماری مدد کی، گویا کشکول لے کر گیا، کشکول لے کر آیا وہاں سے۔ تو پھر دوسرا یہ کہا کہ ڈیفالٹ کے قریب تھے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس نے ملک کی اکانومی کو اتنا تباہ و برباد کیا کہ ملک کی اکانومی ڈیفالٹ کے قریب چلی گئی تھی، یہ ہو گیا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے پہلے ذرا ہمیں اس کا دے رہا۔ وضاحت کرتے ہیں، ابھی جو پیسے لے کر آیا یہ سعودیہ سے، وہی اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ کیا یہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں یا ویسے دکھانے کے لیے ہیں؟ تو دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ انہوں نے جو $3 ارب دیا تو وہ صرف رکھنے کے لیے ان کے پاس، تاکہ اس کو جو ڈالر کی جو پرائز ہے اس کو نارمل کیا جا سکے۔ اسٹیبلائز اس کیا کے جائے۔ اس میں ہاں اس کو کسی لحاظ سے یہ خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اوپر ان کو انٹرسٹ دینا پڑے گا، اور کتنا بڑے انٹرسٹ؟ بھاری مقدار میں کتنا انٹرسٹ ہے اس کا؟ 3.5 انٹرسٹ دینا پڑے 3.5۔ گا، 3.5%۔ ہاں جی، اچھا، جو کہ غالباً آئی ایم یہاں ایف سے پر بھی کچھ ایک تھوڑا سا زیادہ ہے۔ ایک ذرا چیز، یہ اسلام کا قلعہ اسلام کے نام پر کہتے ہیں بنا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ بھی اسلام ہاں کا جی، بڑا مقدس ہے، تو دونوں کا سود کا پیسہ، میں نے جی بتائیں، بات کریں، ہاں جی جی، تو بات کریں۔ یہی میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیں وہ اسلام کا مرکز اور یہ اسلام کا قلعہ، تو چلے آئی ایم ایف سے لیتے ہیں تو وہ تو غیر ملکیوں کا یا غیر مسلموں کا ایک ادارہ ہے، یا چلے بین الاقوامی ادارہ سمجھ لیں، لیکن اس جگہ تو ان کو اگر اس کے اندر بارگین پاور ہوتی تو یہ اس کو کہتا کہ آپ ہمیں بلا سود دیں، لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑے گا، اور جسٹ فار نو ریزن، کوئی وجہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ آپ اس دینا کو پڑے گا پیسے کو لیکن یوز ہی نہیں کریں۔ خرچ بھی نہیں، انٹرسٹ دینا پڑے گا لیکن خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ اس کو کس پرپز کے لیے یوز ہی نہیں کر سکتے، تو پھر بھی انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا، اور وہ بھی مطلب ڈاکیومنٹری ایک قسم کا ٹرانسفر ہوا۔ اچھا اب پھر انہوں نے دوسری وجہ یہ بیان کی کورونا وائرس کی کہ جی کورونا وائرس سے اکانومی، اس بار تو نواز شریف کی بات کو آخر میں لے کر گیا، لیکن کورونا وائرس کی بات کی تو کورونا وائرس پہ کہتا ہے کہ امریکہ نے $4000 ارب خرچ کیا، جبکہ ہم نے صرف $8 ارب خرچ کیا، تو یہ کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے۔ اب عام آدمی یعنی ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب و غریب تقریر تھی، یعنی لوگوں کو یہ بالکل بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ آج آئی ٹی کے دور میں جب ہر آدمی کو اکنامکس کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے، اور یہ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، کہتا انہوں نے 4000 ارب خرچ کیا امریکہ نے، اور ہم نے صرف 8 ارب خرچ کیا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ 4000 ارب اگر انہوں نے خرچ کیا تو کہاں کیا؟ اپنے عوام پہ خرچ کیا، اپنے بزنس کو کمپنسیٹ کیا، اپنے لوگوں کو گھر بیٹھے تنخواہیں دیں اور بزنس کو اس طرح سپورٹ کیا، تو یہ پیسہ عوام کو انہوں نے دی۔ 4000 ارب کہاں گیا امریکہ کا؟ وہ عوام پہ انہوں نے خرچ کیا جب لاک ڈاؤن تھا وہاں پہ، اور یہ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے $8 ارب خرچ کیا، اور وہ بھی اس نے جس طرح سے خرچ کیا آپ
को हैरत होगी। बहरहाल मकसद ये है कि उसमें कुछ फिगर बताए जा रहे हैं ना कि के मुल्कों ने इन्होंने पैसे लिए हैं, इंटरनेशनल जो बॉडीज ने दिए हैं इनको कोरोना के को फाइट करने के लिए, वो भी सही हाँ जगह जी, पर खर्च नहीं किए। अब वो मांग रहे हैं कि हमें बताओ वो डिटेल्स, वो छुपा रहे हैं। तो इसमें भी कोई गड़बड़ हुई है ना, जैसे कि बिलियन ट्रीज पर हुई थी, यहाँ पर भी कुछ घपला हुआ है ना। डॉक्टर साहब हर जगह घपले ही घपले हुए। अच्छा, वो पैसा अब फिर बर्तानिया और यूरोप की मिसालें दी और कंपेयर किया। डॉक्टर साहब हम लोग यहाँ पे रहते हैं बर्तानिया में, हमें पता है कि 80% तक गवर्नमेंट ने बिजनेस को सपोर्ट किया। उनके उनके जो रेंट हैं, किराए हैं उनके बिल्डिंग्स के, जो वेयर हाउसेज हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके किराए दिए उन्होंने बिजली के बिल दिए, उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहें उनकी पे की, 80% कंट्रीब्यूट किया। तो ये किस तरह से कंपेयर कर रहा है कि जी हमने ये किया वो किया। बहरहाल फिर इन्होंने एक और दिलचस्प उसने बात की कि जी गैस बाहर से आती है और महंगी आती है, सस्ती आती है, फलां डॉक्टर साहब जो ऑयल प्राइस है, गैस प्राइस है, जो इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, उनकी प्राइस यूनिवर्सली स्टेबल होती है। अगर वो महंगी आती है तो उसकी वजह रुपए की कदर में कमी है, डिवेल्यूएशन है जो कि इमरान ने की, जिसका जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट है। अगर वो महंगा मिल रहा है तो वो उसकी वजह रुपए में डिवेल्यूएशन है जो कि मौजूदा गवर्नमेंट ने की, मौजूदा गवर्नमेंट तबाही के दाने पे खड़ा किया। देखें डॉक्टर साहब जब आप रुपया कम करते हैं, रुपए की वैल्यू गिराते हैं, तो रातों रात आप अपना कर्जा उस हिसाब से बढ़ा देते हैं, बगैर किसी वजह के। मसलन फ़र्ज़ किया 100 रुपए का डॉलर है और आपके ऊपर $100 का कर्जा है और आप रातों रात उसको 200 अपनी प्राइस को गिरा के 200 का डॉलर कर देते हैं। तो आपने डॉलर अपना कर्जा जो है तो 200 बढ़ा दिया रातों रात, बगैर किसी वजह के। यानी ना सूद उसमें ज़्यादा हुआ, ना मज़ीद डॉलर बाहर से आया, बल्कि कर्जा बढ़ गया। फिर मज़ीद डॉलर की रुपया डिवैल्यू करने से आप जो बाहर से मशीनरी मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट कम ही करता है, ज़्यादातर तो वो इम्पोर्ट ही करता है। और जब इम्पोर्ट करता है तो उसके ऊपर ज़्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि डॉलर में पेमेंट होती है। तो जब वो महँगी चीज़ आएगी, फैक्ट्री वाले को महँगी मिलेगी, वो प्रोड्यूस करेगा तो वो ज़ाहिर बात है कंज़्यूमर से चार्ज करेगा, आवाम से चार्ज करेगा। तो वो प्राइस तो ऑटोमैटिकली बढ़ेगी जब आप रुपए को डिवैल्यू करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरी एक बात सवाल ये है करना कि जब चाहता आप हूँ, एक्सपोर्ट्स कराची करेंगे साहब, तो यहाँ आपको पर क्या एक सवाल मिलेगा? करना चाहता हूँ। यानी इमरान खान ने ये कहा था ना, वो कहता था कि जब 1 रुपया कम हो जाता है तो इसका इतना नुकसान हो जाता है। तो साथ ये भी कहा था कि जब डिवैल्यू हो जाए इस तरीके से, समझ लो कि वजीर आजम की हुकूमत में चोर है। तो अब बिल्कुल। चोर कौन है? हाँ, तो बस अभी आते हैं इसी तरफ भी आते हैं। अच्छा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब, गरीब और अफ़सोसनाक बात हुई। मुझे नहीं लगता कि किसी का ध्यान उस तरफ गया है कि नहीं गया है। और क्योंकि मैंने तो जो सोशल मीडिया वगैरह चेक करता हूँ या जो थोड़ा बहुत देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो पाकिस्तान में तो किसी का ध्यान इस तरफ भी नहीं गया और ना इंडिया या बांग्लादेश या किसी और मुल्क ने इसकी तरफ इसने जो बात की बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात की। इसने कहा कि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस पता नहीं 138 है, ऐसे कुछ है और जबकि इंडिया में 250 और बांग्लादेश में फलाँ है। डॉक्टर साहब पर मैंने आपको लीटर, अब बताया लीटर, आप पर लीटर बात कर रहे हैं ना, ठीक है। डॉक्टर साहब मेरी गुज़ारिश सुनें। बात ये है कि पर लीटर प्राइस डॉलर में यकसाँ है। हम्म, यकसाँ है। इसने क्या किया कि जो इंडिया की जो प्राइस है, उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया। क्या इंडिया कोई पाकिस्तान का सूबा है या बांग्लादेश कोई पाकिस्तान का सूबा है? वहाँ पे क्या पाकिस्तानी कानून अप्लाई होता है कि आपने बांग्लादेशी रुपए को और इंडिया के रुपए को कन्वर्ट करके दिया। इंडिया में जो प्राइस चल रही है वो 74 रुपीज़ पर लीटर है हम्म, और मतलब एक डॉलर के आसपास और जो है तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं सबसे पहले आपको डॉलर का कन्वर्जन रेट बताऊँ कि देखिए डॉलर अ, अमेरिकी डॉलर इंडिया के 74 रुपीज़ का एक डॉलर है। बांग्लादेश के 86 का है, पाकिस्तान के 170 का है। अगर ऑयल प्राइस को सपोज़ हम चूँकि फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइस, अगर हम जस्ट मतलब एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर हम $1 का रख लेते हैं, तो इंडिया में डॉलर तेल जो है तो वो 74 रुपीज़ का हुआ पाकिस्तानी और बांग्लादेश में 86 का हुआ और पाकिस्तान में 170 पे जा रहा है। तो बात ये है कि इसने ये गलत बयानी की और गुमराहकुन एक बात की कि जी इंडिया में रेट 250 रुपए का है। ऑयल जो है 250 रुपए का पर लीटर है।
पाकिस्तानी रुपए में होगा, लेकिन इंडिया में तो पाकिस्तानी सिक्का नहीं चलता, पाकिस्तानी रुपया नहीं चलता। ना वो इंडिया जो है तो पाकिस्तान का कोई सूबा है या जो है तो पार्ट है, और ना बांग्लादेश पार्ट है। तो इसने कन्वर्ट करके दिया एक्सचेंज रेट में। प्राचीन मसला ये है कि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं और आप जिन चीज़ों का तजिया करते हैं, तो जिन लोगों को वो कह रहा है, जिनको कौम में यूथ कहा जाता है, जो उनके उसके माहिती हैं, तो वो पहली बात है कि वो यानी सोच समझ रखने वाले लोग नहीं है ज़्यादातर जो हैं। तो उनके लिए तो ठीक है, वो तो यही कहेंगे, देखें जी भाई, मुझे जहाँ पर पिछले दिनों में गया अपने भतीजे की बारात में गया, तो वहाँ पर एक साहब मिले, मेरे रिश्तेदार हैं। तो वो कहने लगे जी देखें यहाँ पर कितना पेट्रोल तो डीजल महंगा हो गया, ये भी इमरान ने किया है। और आप लोग ये आप इस पर वजाहत करें कि भी देखिए लोगों की लोग जो है ना, हमारे जो मैं क्या कहूँगा इन्वर्टर कौम बेवकूफ़ जो कौम है, वो ये नहीं देखती कि पाकिस्तान का इनकम क्या है, पर कैपिटा बरतानिया की क्या है, इंडिया की क्या है, वो उनके दिमाग में नहीं बात जाती। आप इस पर कोई वजाहत करना चाहेंगे? अब डॉक्टर साहब, मैं आपको पर कैपिटा इनकम जो आपने बात की, इसकी बात करूँ। देखिए 2 बातें हैं। पहले तो ये नामुनासिब था कि आप इंडिया में ऑयल की प्राइस को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके बताएँ। इंडिया ठीक के है। रुपए में कन्वर्ट करके बताएँ, इंडिया में क्या रेट चल रहा है। और ये बात नहीं है कि इंडिया का रुपया कमज़ोर है, उनकी इकोनॉमी कमज़ोर है। आपको मैं बताता हूँ कि देखिए, इस वक़्त मौजूदा जो चल रहा है, वो ये है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम 1900 तकरीबन $2000 हुँ, और बांग्लादेश में जो है तो भी तकरीबन 2000 है, 1968 है। हुँ। पाकिस्तान में 1000 के आसपास है। तो आप मुझे बताएँ कि फिर वो पर कैपिटा इनकम को भी तो रुपए में कन्वर्ट करके बताएँ ना कि वो कितने कमा उनको उनकी कितनी इनकम यानी है। इंडिया का मैंने सुना था ज़्यादा है, जितनी आपने कह रहे हैं कि लेकिन चलो आप फिगर आगे पीछे हो सकते हैं। एनीवे आप बात कर रहे हैं तो ये दूसरे मुद्दे में इसकी आप वज़ाहत क्या करना चाहते हैं? अगर अगर पर कैपिटा इनकम को रुपए को पाकिस्तानी रुपए को स्टैंडर्ड मान लें और हम उसको कन्वर्ट कर दें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तीनों की पर कैपिटा इनकम को एक में कन्वर्ट करें, तो उनकी इनकम पाकिस्तान से डबल है। हुँ, पर फ़ीकस आमदनी, पर कैपिटा मुश्किल लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, सिंपल बताना चाहिए आम लोगों के लिए। फ़ीकस आमदनी, हर आदमी बांग्लादेश के हर आदमी की आमदनी पाकिस्तान के मुकाबले में डबल है। हुँ, पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश का हर आदमी और इंडिया का हर आदमी पाकिस्तान के मुकाबले में लोगों के मुकाबले में डबल पैसे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है ऑन द एवरेज। हुँ। तो उसको आप बताएँ कि भई फिर कंपेयर करके बताएँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। और फिर हर मुल्क का अपना वो इंडियन रुपए में पे करते हैं, पेट्रोल की प्राइस हो किसी चीज़ की हो। तो ये सारा डॉक्टर साहब ये नहीं एक तकरीर नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर यानी थोड़ा-सा आप मुझे एक्सक्यूज़ करना कि टॉपिक से हट तो नहीं रहा, लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान की बजाय मैं बर्तानिया का ले रहा हूँ। यहाँ पर यानी पर आवर जो रेट होता है मिनिमम, वो कितना आजकल? वेज रेट, हाँ जी, हाँ, वेज जो आम जो ये लोग जो काम करते हैं, उनका मिनिमम वेज रेट मिनिमम डॉक्टर रेट। साहब, मिनिमम मिनिमम वेज रेट जो है वो 6.75 है गालिबन, या 7 अराउंड 7 नहीं, नहीं, पाउंड्स है ज़्यादा ये। ज़्यादा 10 के करीब होना चाहिए जनाब, 10 इतना। नहीं डॉक्टर साहब, ये मिनिमम मैंने आपकी बात की ना, वैसे तो आप कुछ भी कर नहीं, रहे हैं ना जो मिनिमम भी। मिनिमम बड़ा चेक कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है। तो मतलब ये कहने क्या है कि जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनका 1 घंटे की तनख्वाह कितनी होती है? अगर उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तान के रुपए में, तो फिर बात करें ना भई यहाँ पर कहते हैं महँगा तेल या सस्ता, या पाकिस्तान के साथ वो कह रहे हैं कि मुवाज़ना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मिनिमम रेट तो वही है जो मैंने बताया कानूनन, लेकिन अगर मिनिमम को एक तरफ भी छोड़ दें, यहाँ की हुकूमत लोगों के घर के किराए की ज़िम्मेदारी लेती है, यहाँ के लोगों की इलाज मुआवजे की ज़िम्मेदारी लेती है, बेरोज़गारी अलाउंस देती है जब वो बेरोज़गार हो जाएँ, मेडिकल की फैसिलिटी फ्री देती है। आप आपका इंग्लैंड के साथ क्या कंपैरिज़न है? पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ क्या कंपैरिज़न है? और मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जो बिज़नेसेस बंद हुए, पाकिस्तान में कितने दुकानदारों को पाकिस्तान इमरान की गवर्नमेंट ने जो है तो 80% कंट्रीब्यूट किया, नुकसान में या किराए वो किसी मद में या किसी शक्ल में। यहाँ पे डॉक्टर साहब 80% कंट्रीब्यूट किया। ऑन द एवरेज एक दुकानदार को, जो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए तक उन्होंने दिया। पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए तक कंपनसेट किया और ये जारी है ये सिलसिला। तो बात ये नहीं है कि जो है तो इंग्लैंड के साथ या यूरोप के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान को। और फिर जो है तो जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं, वो आपके सामने ही हैं। ठीक। अच्छा, आपको क्या ऐसे कोई पॉइंट्स आपने और बताने हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले पॉइंट तो ये हुआ कि डेटाबेसेस के पास अच्छा, ये ना नहीं मिनिमम था, अभी मैंने चेक कर लिया यूट्यूब। जनाब, यहाँ पर जो है ना 8.91 से लेकर 950 तक है। ठीक है? यहाँ पर जो इनकम है ना मिनिमम पर आवर,
वो अच्छा। 8.91 से लेकर 950 तक है, इसी दरमियान है। फिर एनीवे आप बात करें, तो आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आप बयान कर रहे थे तकरीर के हवाले से, जिसको आपने जी, एनालाइज़ करना था। जी। तो डॉक्टर साहब यही पॉइंट थे जो इसने मतलब है कि बददयानती की, झूठ बोला तकरीर में। लेकिन एक बार डॉक्टर साहब बड़ी दिलचस्प बात हुई और मैं समझता हूँ कि टुवर्ड्स द एंड इसने जो बात की, आपने नोट किया होगा, वैसे तो तमाम तकरीर के दौरान उसका एतमाद बिल्कुल नहीं था और आवाज़ की लर्ज़िश से लेके लहजे को देख लें आप, बॉडी लैंग्वेज टोटली कंप्लीटली। अच्छा, फिर एक मौके पे उसने डॉक्टर साहब एक बात की, जो कि कहते हैं सच्ची बात मुँह से निकल ही जाती है। आप देखें एक वक़्त में जब वो पेट्रोल, असल में ये सारा चक्कर जो था वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के सिलसिले में था। क्योंकि जो मैं समझा हूँ, हो सकता है मैं गलत समझा हूँ, लेकिन जो मैं समझा हूँ तो वो ये है कि ये इसने ये कहा कि ये सब्सिडी होगी। तो सब्सिडी तो जो है तो वो प्रोड्यूसर को जाती है। जब प्रोड्यूसर को जाएगी कुछ 6 महीने के लिए, प्रोड्यूसर को जाएगी ये पैसे 120 बिलियन जो उसने कहा। तो इसका मतलब है कि वो फिर प्राइस को कम करेगा और वो दुकानदार तक पहुँचते-पहुँचते फिर वापस वही प्राइस हो जाएगी। क्योंकि ये तो स्लो प्रोसेस है और इसमें जब ये आती है तो ये 6 महीने तो पूरे हो ही चुके होंगे, क्योंकि ये पैकेज 6 महीने के लिए उसने दिया सिर्फ़। फिर दिलचस्प बात ये है कि 120 बिलियन को अगर आप 13 करोड़ लोगों में तक़सीम करें, जिस तरह से दावा किया, तो वो ₹5 फ़ी कस बनता है। डेली के हिसाब से ₹5 फ़ी कस। वही अब पर डे ₹5 फ़ी कस, हाँ ₹5 जी, पा ₹5 फिर तो पाकिस्तानी ₹5 फ़ी फिर तो कस ज़ायशी पर होगी लोगों की, ₹5 पाकिस्तान के पर डे, एक आदमी को। हाँ, फिर क्या भाई तो माशाल्लाह! फिर तो लोग भांगड़े डाल रहे होंगे हैं? डॉक्टर साहब भंगड़े तो तब डाले कि वो 5 भी तो सही सलामत पहुँचे ना। वो 5 भी तक पहुँचे तो तब की बात है ना। अच्छा, अ, ये तो हो गई एक बात। असल में पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी थी और बढ़ाते-बढ़ाते वो ये कह दिया कि लेवी हमने नहीं इंक्रीज़ की और फलाँ मुल्क ने इतनी इंक्रीज़ की, फलाँ ने ये की और हमने नहीं इंक्रीज़ की क्योंकि हम बोझ नहीं बढ़ाना चाहते थे अवाम पे। अगर हम बढ़ाते तो हमें इतने अरब रुपए, पता नहीं अब मुझे याद नहीं रहा एग्ज़ैक्टली फ़िगर, 8000 अरब कहा शायद, या कुछ मुझे सॉरी एग्ज़ैक्टली फ़िगर याद नहीं रहा। उसने कुछ अरबों में कहा ये गवर्नमेंट को फ़ायदा होता। गवर्नमेंट नहीं कहा, उसने सीधा लफ़्ज़ कहा कि ये हमें फ़ायदा होता और हमने अपना पेट काट के और फिर एकदम बात गोल कर दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये पैसा इसके पेट में जाता है। आप तकरीर सुने रिवाइंड करके, आप दोबारा से तकरीर सुने, तो आपको जब ये वो मेंशन कर रहा है, कहते हैं हमने अपना पेट काट के वैसे डॉक्टर साहब माफ़ करना, मैं डॉक्टर साहब इसमें 2 बातें करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात ये, जी, आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि मैं इतना वेला आदमी है कि इमरान खान की तकरीरें सुनता रहूँ, ठीक है? मेरे पास और काम करने को बहुत है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ₹5 की आपने ज़िक्र किया है। एक तरफ उसने कहा जी 120 बिलियन मैं कर रहा हूँ, उसका आपने बता दिया कि ₹5 मिलेंगे, ठीक है? हर आदमी को। तो साथ ही पेट्रोल जो है ना वो भी इज़ाफ़ा कर दिया। तो उसने एक आदमी ने कहा, वो पैसे पहले पीटीआई का माइती था, वो कहता है जी खान साहब बड़े सीधे-साधे अच्छे आदमी हैं, एक हाथ से दिए और दोनों हाथों से वापस ले लिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब पहले तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। इमरान खान तो चाहे जो भी है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं और बराए नाम सही, लेकिन है वो वज़ीर-ए-आज़म। तो डीप एनालिसिस के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसकी एक-एक चीज़ को देखें। सच्ची बात तो ये है कि मेरा खुद ये दिल नहीं चाहता कि मैं उसकी कोई बात सुनूँ या ये करूँ। डॉक्टर साहब हमने भी अपने वक़्त में अपना वक़्त बर्बाद किया क्रिकेट के ऊपर और आइडियल हमारा इमरान खान ही था कि जी इमरान खान है, फलाँ है, फलाँ है। और मैं समझता हूँ सच्ची बात तो ये है कि क्रिकेट तो हमने खेली और काफ़ी अरसा खेली। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट ही वो दरअसल अफ़्यून है, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे है, वो अफ़्यून है, जैसे चाइनीज़ को अफ़्यून पे लगाया था, पाकिस्तानी को क्रिकेट पे लगा दिया। आप सोचें 2 मिनट के लिए, अगर क्रिकेट ना होती पाकिस्तान में, तो क्या आज इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होता पाकिस्तान का? क्या क्रिकेट वाले तो लेकिन और ये भी बहुत हैं, ऐसी लत पड़ चुकी क्रिकेट है। वाले तो और भी बहुत हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो सिलेक्टर्स को पसंद आ गई, कुछ और भी है ना जी चीज़ें। नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब देखिए लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं ना, वो बड़े तरीके से अरेंज किए जाते हैं। अच्छा। देखिए, पहले उसको हीरो बना के पेश करना, फिर बकौल उसके 22 साल तक उसको रगड़ा लगवाना, फिर उसके अभी उसकी बारी आई है, कभी इसकी बारी, कभी उसकी बारी। तो अब उसको जब हुकूमत मिली है, तो उसने वो पुराने हिसाब-किताब बराबर करने बहरहाल अच्छा, प्राची साहब, अगर आपके वो ये पॉइंट्स सूरत खत्म हो गए तो मैं एक बात सवाल करना चाहता हूँ। तो सवाल ये था कि अभी पॉइंट्स हैं जब एनालाइज़ पूरी तरह कर लिया स्पीच को? देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे कंक्लूज़न पूछना चाहते हैं ना, तो देखिए कंक्लूज़न हर प्रोग्राम का
टुवर्ड्स द एंड होता है। आखिर में अभी जैसे आप मुझसे नहीं, नहीं, पूछेंगे अभी कि मैं आप सवाल क्या करना एनालाइज़ चाहता हूँ, करते अभी हैं? प्रोग्राम थोड़ा-सा चलने दें इसको, जो मैं 1-2 हाँ, सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि आपके अच्छा जो चलें। प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी मैं माफ़िया को नहीं छोड़ूँगा, फलाँ को नहीं छोड़ूँगा, शुगर माफ़िया, फलाँ माफ़िया। तो ये माफ़िया जो है, इसको इनको कौन चला रहा है और हुकूमत का क्या काम है? खाली बयान देने और कहना कि मैं फलाँ चीज़ का नोटिस लिया है, और जिस चीज़ का नोटिस लेता है, वो महँगी हो जाती है या गायब हो जाती है। तो आखिर इस कसूरवार कौन है यहाँ पर? देखिए डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊँगा। असल में हम लोग तो जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम तख़य्युलाती दुनिया में रहने के आदी हैं, ख्वाब देखने के आदी हैं, ख्वाब दिखलाने के भी आदी हैं। फलाँ ने ख्वाब देखा, फलाँ ने ये ख्वाब देखा, फलाँ ने ये ख्वाब देखा। मैं नाम किसी के नहीं लेना चाहता हूँ, हर एक लीडर ने कोई ना कोई ख्वाब देखा और ख्वाबों और बा ख्वाबों की या दुनिया में ख्वाबों रहे। पर या ख्वाबों की वजह से कहते हैं मुल्क बन गया, ख्वाबों की तमीर के लिए या तहबीर के लिए कुछ काम हुआ, और अब जो है जन्नत के मसले में उनके जो कोई ख्वाब आते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, उसके मुताबिक चल रहा है। तो अल्लाह ही ठीक है, हाफ़िज़ है एटमी मुल्क का। अच्छा। तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद एक लिखते थे ना कभी-कभी, पुरानी बात है, तो वो पाकिस्तान से पहले की ग़ालिबन बात है। तो उनकी अगर आप पढ़ें, तो उसमें एक उनकी किताब है रुयाए सादिक़ा। तो वो सादिक़ा कोई औरत थी, लड़की थी, तो वो ख्वाब देखती थी। हुँ, तो वो ख्वाब देखा करती थी। अच्छा, तो वो इत्तेफ़ाक़ी ख्वाब थे, वो सही हो जाते थे, फिर उससे फरमाइशी ख्वाब दिखाने उन्होंने शुरू कर दिए। उसके अच्छा, मामू का सीएसएस का एग्ज़ाम था, तो मामू ने कहा कि अच्छा चेक करो ख्वाब में कि पेपर कौन से आएँगे। ये बाकायदा पाकिस्तानी उसका हिस्सा है अदब का, अदब का। डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना नज़ीर अहमद के। हाँ, तो अगर आप पढ़ें, तो आपको है, तो यहाँ पे भी ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। तो ख्वाब की बात ये है डॉक्टर साहब कि देखें, जैसे किस्से कहानी ख्वाबों की बात की, पाकिस्तानी में जहाँ किस्से कहानी चलते हैं, वहाँ पे अली बाबा 40 चोर की भी कहानी आपने सुनी होगी। तो उसमें अली बाबा को एक हीरो बना के पेश किया जाता है। हालाँकि वो तो लूट का माल, क्या वो डाकुओं ने कोई हलाल का माल होता है जो उसको मिल जाता है? डाकुओं का लूट का माल होता है ना। हुँ, तो अगर अब डाकुओं का सरदार बन जाए कोई और लूट का माल, डाकुओं का माल लूटे और फिर मर्जिया भी हो, इसमें याद रखें कैरेक्टर मर्जिना भी है इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है? तो वो मर्जिना उसको मशवरे देती है कि अब आप ये करें, अब आप ये करें, डाकुओं को इस तरह जान छुड़ाएँ। पहले डाकुओं का माल कब्ज़ा करें, फिर डाकुओं से जान छुड़ाएँ तो कैसे छुड़ाएँ? डाकुओं के ज़िम्मे डाल दें और उनको यानी मार दें, जो बातें तारीख़ कह में रहे भी हैं ज़ाहिर हीरो है बन कि जाएँ। जो बातें आप फिर कह रहे हैं ज़ाहिर है कि इसका खान साहब से कोई तल्लुक नहीं है ना, ठीक। नहीं, इसका खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो देखिए डॉक्टर साहब, ये आप तो तो वैसे वैसे मिसाल दे रहे हैं, आप तो मिसाल दे रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, अगर कोई अगर कोई मुमासलत होगी, वो महज़ इत्तेफ़ाक ही होगा, मुझे नहीं पता इसका। वो आपने अपने लीव इट टू द जजमेंट ऑफ द व्यूअर्स, सुनने वालों पर बिल्कुल। रहने दें। अच्छा, ये बताएँ कि मैंने सवाल किया था तो आपने उसको वो मैंने मिस ही कर दिया, भई शुगर माफिया वगैरह जो माफिया, इनको खुलेआम किसने छोड़ा हुआ है? आपका कसूर है या मेरा कसूर है या हुकूमत का कसूर है? अब डॉक्टर साहब, मैंने आपको अली बाबा की कहानी सुना दी, फिर भी आप मुझसे वही सवाल दोबारा पूछा, तो मैं क्या कह सकता ये नहीं समझ आई ना जनाब। हूँ? मैंने कहा कि अली बाबा ने जो माल चोरी किया, अच्छा, वो डाकुओं का माल था, अच्छा। लूटा हुआ माल था, हुँ, खुल यासीन से वाली कहानी वाली, ठीक है। ठीक है? लेकिन तारीख़ में हम उसको हीरो गर्दानते हैं कि अली बाबा, आखिर में तो हम एक कहानी का जो मोरल होता है, वो हम इस तरह से वो करते हैं ना, डिराइव करते हैं कि हम कहते हैं कि जी, या आप ये कहते हैं कि ये जो माफियाज़ हैं, ये चालीस चोर वाला मसला है। अली बाबा तो 40 चोर। ये आपका कंक्लूज़न होगा, मैंने तो एक कहानी की बात की। अच्छा, चलिए हाँ ठीक। जी। ठीक है, आप नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताएँ कि आज मसलन मैंने देखा है कि एक मुज़ाहरा हो रहा था पाकिस्तान में महँगाई के खिलाफ। तो वो कह रहे थे, जो मुज़ाहिरीन हैं वो कह रहे थे महँगाई को फांसी दो, महँगाई को फांसी दो। तो मैं सीधा-साधा आदमी हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही भई, क्या महँगाई कोई जानदार चीज़ है जिसको फांसी देंगे तो महँगाई खत्म हो जाएगी? या उसके जो पीछे लोग हैं, अगर मुहासबा किया जाए या सज़ा मिलनी चाहिए तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इसकी वजह बने हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक और इसी तकरीर की एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ। आप तो कहते हैं आप नहीं देखना चाहते या नहीं देखते, लेकिन बहरहाल जिन्होंने देखी है तकरीर, या जो देखना चाहें दोबारा देखें। आखिरी अल्फ़ाज़, जैसे मैंने आपको कहा कि कंक्लूज़न जो है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आखिर में जब बंदा कंक्लूड करता है किसी चीज़ को, तो वो इम्पोर्टेंट बात होती है। तो अगर आप इमरान की तकरीर के आखिरी देखें, ख़ुसूसन ख़ास तौर पे जबकि वो कौम से खिताब कर रहा है, तो उसने जो बात की नवाज़ शरीफ और ज़रदारी से रिक्वेस्ट की, वो दरअसल रिक्वेस्ट, जो अल्फ़ाज़ उसने जो भी यूज़ किए कि चोरी का पैसा लाएँ, आएँ करें, बाएँ करें और मैं आधी करूँगा। भाई तुमने तो महँगाई को 4 गुना बढ़ा दिया, 50 गुना बढ़ा दिया, 400% 500% बढ़ा दी,
اور اب تم کہتے ہو کہ وہ کم کریں گے. دراصل یہ بو ڈاؤن تھا زرداری اور نواز شریف کے لیے. یہ ان کے آگے اس نے منت کی, اس نے سرنڈر کیا. یہ اس نے اپنے الفاظ میں, آپ غور کریں اس الفاظ پہ, لیکن ڈاکٹر صاحب بطور اینالسٹ اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں, اس کی ورڈنگ کو دیکھیں, چوائس کو جو اس نے چنے, اور تقریر کے آخری لمحوں میں جو بات کی اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. تو یہ اندر کی باتیں جو بیک ڈور بیک چینل سے باتیں چیتیں ہو رہی ہیں, یہ اس طرف کوئی پوائنٹ آؤٹ تھا, کچھ ریکویسٹ اس نے کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں اسے سرنڈر کیا, وہ معافی کا طلبگار ہوا. اور جو آپ مہنگائی کو سزائے موت دینے کی, پھانسی دینے کی باتیں کر رہے ہیں نا, تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ صورتحال گڑبڑ جا رہی ہے, اس کے پیروں کے نیچے سے قالین سرک رہا ہے, اور اب یہ ان باتوں پہ آ گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ قوم کو بھی اور ان باقی اپوزیشن کو بھی اس حکومت نے جو ظلم کیے ہیں عوام کے اوپر, جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, کھلے عام دن دہاڑے جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا, ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی معاملے میں. حساب ہونا چاہیے اور پراپر حساب احتساب ہونا چاہیے. اور اب جو نیب کے آرڈیننس کو کر رہے ہیں اپنے لیے, تو وہ دراصل یہ فرار کی راہیں دیکھ رہے ہیں. نہیں جو دیکھیے, وہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے سب کے لیے, اور موجودہ حکومت نے جو خرابیاں کی ہیں اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن یہ کیا, انہوں نے تو قانون بنوا دیا بھائی, یعنی آرڈیننس قانون بن گیا, لیکن پراپر طریقے سے نہیں بنا, جیسے کہ پارلیمنٹ میں نہیں گیا. صدارتی آرڈیننس آ گیا کہ یعنی 6 اکتوبر تک یعنی اس حکومت کا جو ہے نا کوئی آدمی اس کو پوچھ نہیں سکتا. یعنی جو ہاں جی, کچھ بھی انہوں نے کیا ہے, دوسرے لفظوں میں پرائم منسٹر نے کیا, وزراء نے کیا, ممبران نے کیا, مشیروں نے کیا, سفیروں نے کیا, جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. دوسرے لفظوں میں یہ این آر او, بگیسٹ این آر او ان ہسٹری آف دا ورلڈ میں سے یہ کہہ سکتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. ایسا ہے کہ ایک آدمی مولوی کے پاس گیا, اس نے کہا کہ اس دوسرے شخص نے میری گائے مار دی, تو آپ اس کے اوپر فتویٰ لگائیں یا اس کو کوئی سزا تجویز کریں. تو مولوی نے کہا کہ بھائی کیوں ماری؟ اس نے کہا مسجد میں گائے مسجد میں چلی گئی تھی اور مسجد ناپاکی کر رہی تھی, میں نے مار دی اور آپ کے گھر ویران بھیج دیے ذبح کر کے. تو مولوی خوش ہو گیا. مولوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے اور آپ نے جو ہے تو بالکل صحیح کام کیا. اس کو کہا آپ گائے کو باندھ کے رکھتے, کیوں باندھ دی ایسی؟ اچھا, اتنے میں مولوی کا اپنا بیٹا دوڑا آیا اور مولوی کو کہنے لگا کہ ابا جی وہ جو گائے ماری ہے وہ ہماری تھی, وہ اس شخص کی نہیں تھی. تو مولوی نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ہم سبز کتاب دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہے کہ مولوی کی گائے کو ماریں تو پھر کیا کیا جاتا ہے. تو کون سی یہ کتاب میں, کون سی کتاب میں؟ سبز کتاب ہوتی ہے نا, گرین اچھا, بک سب اور ہوتی ہوگی نا گرین چینل. تو اب انہوں نے جو احتساب کے نام پہ ڈھونگ رچایا, اپنے لیے یہ کچھ اور وے آؤٹ دیکھا, بھی اور سبز کتاب دیکھ رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا, یہ کچھ لوگ بلیک بک میں دیکھتے ہیں, کچھ گرین بک میں دیکھتے ہیں کہ اب فتویٰ جو ہے کیسے چینج کیا جائے. تو ٹورڈز دی بالکل اینڈ ایسی. پراچے صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کیونکہ میرے خیال میں ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ اس حکومت نے تو جو کرنا تھا ڈیمیج وہ تو کر دیا ہے, لیکن بات اس طرح سے ختم نہیں ہوگی. آنے والوں کو نصیحت ہونی چاہیے, اور لگتا تو یہ ہے کہ اس کے بعد آنے بظاہر یہ لگتا ہے, ممکن ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو. آنے والوں کو ہونا چاہیے یا لانے والوں کو نصیحت ہونی چاہیے؟ دونوں کو ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب. بلکہ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات کروں گا. دیکھیں نواز شریف نے ایک سٹانس لیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس سے آگے بڑھ کے جانا چاہیے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے, یہ تھوڑا سا ڈیفینسو وہ ہے کہ آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا التجائی سی بات ہے. بھائی کوئی عزت نہیں دے سکتا, ووٹ کو تو پارلیمنٹیرین نے عزت دینی ہے, آپ نے تو کروانی ہے عزت. آپ نے تو کہنا ہے کہ ووٹ کی عزت کرو. جملے کو ایسے ہونا چاہیے, ووٹ کی عزت کرو. ووٹ کو عزت دو, تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عزت دینے نہ دینے کا اختیار کسی اور کے پاس ہے. کسی اور کے پاس ہے, ہاں جی. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ووٹ کی عزت کرو. ووٹ کی عزت کرو, یہ بہت اچھی ڈیفینیشن آپ نے کی جناب. پروفیسر صاحب آپ کو دوبارہ کبھی تکلیف دیں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے پروفیسر اجاز پراچا صاحب کی باتیں سنی, اینڈ میں جیسے پہلے بھی کہا کرتا ہوں, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈس ایگری ود ہم اینڈ ود می. یس, اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کریں, کرٹیسزم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں تہذیب کے دائرے میں, اور ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے نا پراچا صاحب سے دوبارہ درخواست کریں گے, وہ آپ کے سوالوں کو جواب دیں گے. اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ڈو سبسکرائب اٹ,
and we leave it at that. हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ and look after yourself. बहुत